क्या आपको पता है बलरामपुर चीनी मिल्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर भी है और लगभग 490 किलोलीटर्स पर डे की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद इस साल के एंड तक बलरामपुर चीनी इंडिया की लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन जाएगी। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम बलरामपुर चीनी मिल्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो सबको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। मई 2022 के एंड तक इंडिया ने 34.6 मिलियन टन्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस की थी, जो कि 14% हायर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसमें सबसे आगे महाराष्ट्र है 13.8 मिलियन टन्स पे और उसके बाद यूपी है 10.2 मिलियन टन्स शुगर प्रोडक्शन पे। FY22 में इंडिया ने रफली 458 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज 9.9% पे पहुंच गया है और टारगेट है FY25 तक इसको 20% तक पहुंचाने का। इसके लिए इंडिया को एडिशनल 500 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा टारगेट है और अपॉर्चुनिटी भी। बलरामपुर अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है 2 फैक्ट्रीज में, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से, जिसके बाद इनकी टोटल इथेनॉल कैपेसिटी 1050 KLPD हो जाएगी, जो इंडिया में हाईएस्ट होगी। ये एक्सपेक्टेड है नवंबर 2022 तक ऑपरेशनल होने का। इस एक्सपेंशन के बाद बलरामपुर चीनी इंडिया का 20% इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। ये एक बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट नंबर है। इसको देखते हुए कंपनी का मैसिव फोकस है इथेनॉल बिजनेस पे और फ्यूचर में और भी एक्सपेंशन हो सकते हैं। लास्ट ईयर यूपी में काफी बारिश हुई थी और बलरामपुर चीनी की 2 फैक्ट्रीज में 80 से 90 इंच पानी भर गया था। उसकी वजह से केन क्रशिंग में काफी प्रॉब्लम हुई और ओवरऑल प्रोडक्शन भी थोड़ा कम रहा। इस साल मॉनसून नॉर्मल प्रिडिक्ट किया जा रहा है और एक्सपेक्टेशन है शुगर केन की अच्छी प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा कंपनी ने अपना प्लांटेशन एरिया भी 6 to 7% इंक्रीज किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट को कैप किया है 10 मिलियन टन्स पर ईयर पे, जिसमें से 9 मिलियन टन्स के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है ये एक वेलकम मूव है और 6 मिलियन टन्स का शुगर स्टॉक इंडिया की 2.5 मंथ की नीड पे अलाइंड भी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,245 करोड़ है और काफी कम डिविडेंड पे करती है, सिर्फ 0.62% पे। डिलीवरी परसेंटेज भी थोड़ा सा लो है और EPS ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% की है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 पे है, जो कि 5 ईयर एवरेज के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी हेल्दी नंबर पे है 19% पे और कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 है। सेक्टर का PE 18.57 पे है, जबकि कंपनी का PE 17.75 पे है, जो कि सेक्टर के PE से कम है और अंडर वैल्यूड होने का साइन करता है। चलिए बलरामपुर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी की 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो कि सारी की सारी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। टोटल एग्रीगेट क्रशिंग कैपेसिटी 77,500 TCD पे करंटली स्टैंड करती है। डिस्टिलरी की कैपेसिटी 560 KLPD की करंटली है और एक्सपेंशन इन प्रोसेस है, उसके बाद 1050 की कैपेसिटी हो जाएगी। कंपनी पावर जनरेशन भी करती है, जिसमें से 175.7 मेगावाट पावर जनरेट होता है। FY22 में डिस्टिलरी सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 19% पे है, जो कि 7% पे हुआ करता था FY18 में। कंपनी का मानना है आने वाले टाइम में डिस्टिलरी अराउंड 35% तक कंट्रीब्यूट करेगी। तो कंपनी का क्लियरली मेजर फोकस है इथेनॉल पे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जंप हुआ है डिस्टिलरी पे, जबकि शुगर पे ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है पिछले 3 सालों से। सेगमेंटल PBIT भी अगर देखें तो डिस्टिलरी से ही कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, इसीलिए डिस्टिलरी पे ही कंपनी का मेजर फोकस है। ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें या फिर EBITDA की बात करें तो ये पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मार्जिन्स भी, EBITDA मार्जिन्स भी लगभग 14 से 15 के बीच में ही कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर बात करें तो ये भी पिछले 4 सालों से लगभग बराबर लेवल पे ही है, ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। तो शुगर इंडस्ट्री बहुत ही साइक्लिकल होती है नेचर में और कभी अप कभी डाउन इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन होते रहते हैं। चलिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स देखते हैं शुगर और इथेनॉल इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट है 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करने का। इसकी वजह से इंडिया 6 मिलियन टन्स शुगर को सेक्रीफाइस करेगा शुगर की बजाय इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। इथेनॉल अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे हमारी फ्यूल की डिपेंडेंसी भी कम होगी और इंडिया का लगभग 30,000 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा।
प्लस एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इथेनॉल बाय डिफॉल्ट काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और क्लीनर फ्यूल है। इथेनॉल प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है शुगर केन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा या फिर जो ग्रेन से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली रूरल इनकम भी बढ़ेगी और फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी भी शुगर केन पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। इससे कुछ एक और भी बेनिफिट्स होंगे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट भी जो कि शुगर का बाय प्रोडक्ट होता है। 2025 तक 20% ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को 1000 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। करंटली लगभग 460 करोड़ लीटर्स जनरेट होता है, तो अगले 3 सालों में लगभग दुगना प्रोड्यूस करना है, तो ये काफी बड़ा टारगेट है। चलिए देखते हैं इंडिया 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 तक कैसे अचीव करने वाली है। तो डिस्टिलेशन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 2020 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 2.5 गुनी होने वाली है। ये मेजरली 2 तरीके से जनरेट किया जाएगा, या तो शुगर बेस्ड या फिर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल। इथेनॉल की डिमांड भी ऑलमोस्ट 3 गुनी होने वाली है 6 साल के पीरियड में। मेजरली इस इथेनॉल का यूज फ्यूल में ही किया जाएगा और काफी कम इथेनॉल का यूज अदर पर्पसेस के लिए किया जाएगा। ब्लेंडिंग का परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेंटली हम 10% पे स्टैंड करते हैं और 2025 तक का टारगेट है 20% का। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर या फिर ग्रेन का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। तो धीमे धीमे ग्रेन ही सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि वही हमारे पास सरप्लस में है। शुगर भी सरप्लस में है लेकिन उसके काफी ज्यादा और भी यूजेस हैं और एक्सपोर्ट से भी काफी बेनिफिट मिलता है। तो ग्रेन एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। चलिए थोड़ा सा और शुगर इंडस्ट्री को डिटेल में देखते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां पे FY22 में 35.5 मिलियन टन्स शुगर प्रोड्यूस हुआ था। स्टेट वाइज अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का है 39% पे, वहीं यूपी सेकंड पे आता है 29% पे, फिर कर्नाटका 17 पे और बाकी के स्टेट्स 15% पे। एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो FY22 तक हम 9.2 मिलियन टन्स शुगर को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। शुगर इंडस्ट्री से लगभग 5 करोड़ फार्मर्स जुड़े हुए हैं और 5 लाख वर्कर्स इसमें काम भी करते हैं। हेक्टरेज अगर देखें शुगर केन की तो ये ऑलमोस्ट FY19 के लेवल पे ही है। ये रेनफॉल की वजह से कभी अप कभी डाउन होती रहती है। शुगर केन यील्ड पर हेक्टेयर अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। ये एक मेजर रीजन है इथेनॉल को शुगर की बजाय ग्रेन से प्रोड्यूस करने का। अगर यील्ड कम पैदा होगा शुगर केन का तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है। कितना भी एरिया बढ़ाते जाओ, अगर यील्ड ही कम है तो उतना ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता, इसीलिए ग्रेन पे ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए बलरामपुर चीनी मिल्स की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी काफी सारे बायबैक करती रहती है जिसकी वजह से शेयर कैपिटल कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से कम हुआ है और प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट लायबिलिटीज अगर देखें करंट एसेट्स के कंपैरिजन में तो ये ऑलमोस्ट 60-70% पे स्टैंड करती है, जो कि अगेन बहुत हेल्दी नंबर है। अदर लायबिलिटीज सिर्फ 228 करोड़ की हैं, जबकि फिक्स्ड एसेट्स अगर कंपनी के देखें तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, 1837 करोड़ पे करंटली स्टैंड करते हैं। कंपनी पे कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज करंटली नहीं है। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि मार्च वाले क्वार्टर में सबसे ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शुगर का मेजर सेल सीजनल होता है लगभग नवंबर के टाइम पे, जो कि सेल होते होते दिसंबर जनवरी तक पहुंचता है और उसका रिफ्लेक्शन मार्च वाले क्वार्टर में दिखाई देता है। तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 289 करोड़ पे था और मार्च 2021 में ये 237 करोड़ पे स्टैंड करता था। वहीं मार्च 2020 में ये 234 करोड़ पे स्टैंड करता था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली पे ये काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगेन साइक्लिकल इंडस्ट्री है इसलिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको बीच के क्वार्टर्स में देखने को मिलता है। चलिए कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो सेल्स के मामले में मार्च 2022 में लगभग 4,893 करोड़ की सेल थी, वहीं मार्च 2012 में ये 2,337 करोड़ पे स्टैंड करता था। तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट सेल्स सिर्फ डबल हुई है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये मार्च 2022 में 514 करोड़ पे स्टैंड करता है, जबकि मार्च 2012 में ये सिर्फ 6.6 करोड़ पे स्टैंड करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 80 टाइम्स नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और इथेनॉल के कारण ये और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो FY22 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 655 करोड़ पे स्टैंड करता था और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 694 करोड़ रुपीस जनरेट हुए थे। कंपनी ने काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है अपनी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स पे, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए किया गया है। कंपनी ने बायबैक के लिए भी काफी ज्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी 385 करोड़ का नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही कम
कैश अवेलेबल है सिर्फ 32 लाख रुपए का। चलिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो अगेन सेम कहानी यहाँ पे भी है, जिस साल अच्छा प्रॉफिट हुआ उस साल बहुत अच्छे रेशियोज हैं, जिस साल कम प्रॉफिट हुआ या फिर सीजनल था मार्केट उस साल रेशियोज भी वैसे ही हैं। तो ईपीएस मार्च 2022 में 24.86 रुपीज पे स्टैंड करता है, जबकि बुक वैल्यू 135 रुपीज पे है। डिविडेंड कंसिस्टेंटली 2.5 रुपए पे ही स्टैंड करता है और पीबीडीआईटी, पीबीआईटी और पीबीटी और नेट प्रॉफिट पर शेयर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। चलिए अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे भी एक नजर डालते हैं। तो सारे ही पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट हैं और सेम लेवल पे मेंटेन्ड हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफी अच्छे मार्जिन है। आरओई और आरओसीई काफी अच्छे नंबर पे स्टैंड करते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स भी बहुत अच्छा है 11.49 पे। डेट टू इक्विटी पिछले साल के कंपैरिजन में सेम लेवल पे है 0.44 और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये एक एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो है। करंट रेशियो की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपनी के पास कैश काफी कम हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी अगर देखें तो ये भी 2.2 पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है सारी ही शुगर कंपनीज में। डिविडेंड क्योंकि कंपनी बहुत कम पे करती है तो FY21 में डिविडेंड पे आउट रेशियो 11.17% पे स्टैंड करता था, जबकि अर्निंग रिटेंशन रेशियो काफी ज्यादा है 88.83 पे। तो सीधी सी बात है, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का मेजर पोर्शन री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस पे, जो कि एक काफी अच्छी बात है। तो एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस अगले 12 महीने में मैक्सिमम 48.5% से इंक्रीज हो सकता है और 600 रुपीज को टच कर सकता है, और मिनिमम ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो सकता है और 522 रुपीज को टच कर सकता है। ईपीएस की एक्सपेक्टेशंस हैं कि FY24 तक ये 43.13 रुपीज को टच कर सकता है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है करंट ईपीएस पे। चलिए अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 42.42% की शेयर होल्डिंग है, जो कि थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। म्यूचुअल फंड्स के पास 16.4% की शेयर होल्डिंग है, जहां पे कुछ म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज हुए हैं और अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। एफआईआईज की बात करें तो इनके पास 17% की शेयर होल्डिंग है। कुछ एफआईआईज इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शेयर परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज किया है। पब्लिक की अगर बात करें तो 17.17% होल्ड करती है जनरल पब्लिक। यहाँ पे आप मैनेजमेंट टीम देख सकते हैं कंपनी की, और स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए बलरामपुर चीनी मिल्स को उसके पियर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो बलरामपुर का फेस वैल्यू 1 रुपीज है, श्री रेणुका का भी 1 रुपीज है, एडी पेरी का भी 1 रुपीज है, त्रिवेणी का भी 1 रुपीज है, बन्नारी अम्मन का 10 रुपीज है और दालमिया शुगर का 2 रुपीज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो बलरामपुर का मीडियम लेवल पे आता है बाकी की कंपनी से कंपेयर करें तो। प्राइस टू अर्निंग लेवल पे अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट एवरेज है, जहां पे बन्नारी अम्मन का बहुत ज्यादा हाई पीई है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी अगर देखें तो ये भी काफी हाई है बलरामपुर चीनी का 2.98 पे, अगर हम उसको एडी पेरी या फिर बन्नारी अम्मन और दालमिया शुगर से कंपेयर करें तो। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो ये 16.77 पे स्टैंड करता है। एडी पेरी और त्रिवेणी का आरओई इससे ज्यादा है। 1 ईयर अगर परफॉर्मेंस देखें तो सबसे अच्छा रेणुका शुगर का है और उसके बाद त्रिवेणी और बन्नारी अम्मन का। नेट प्रॉफिट टू सेल्स की अगर बात करें तो बेस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन बलरामपुर चीनी का है। रेणुका शुगर्स का काफी ज्यादा नेगेटिव में नेट प्रॉफिट है, मतलब लॉस में है। वहीं एडी पेरी का अगर देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर के साथ साथ काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको डायरेक्टली कंपेयर करना वैसे तो सही नहीं है। डेट टू इक्विटी पे अगर देखें तो बलरामपुर चीनी का 0.44 डेट टू इक्विटी है, वहीं एडी पेरी का काफी कम है इससे, और त्रिवेणी और बन्नारी अम्मन का इससे काफी ज्यादा है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बलरामपुर चीनी शुगर इंडस्ट्री में काम करती है, जो बाय नेचर बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल, सीजनल और नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंपनी का फोकस शुगर से शिफ्ट होकर इथेनॉल पे ज्यादा होता जा रहा है, और उसके लिए कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी काफी जोरों शोरों से एक्सपैंड कर रही है। जैसा कि हमने देखा, इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का बाय 2025, जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। इंडिया मैसिवली क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और फ्यूचर में भी गवर्नमेंट ब्लेंडिंग परसेंटेज को 50% से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं अगर मैं बाकी की शुगर कंपनीज के साथ कंपेयर करूं तो। ऑल्दो मेरा मानना है कि इथेनॉल से कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में फ्यूचर में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होती है नेचर में, इसलिए कई सालों तक टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई खास चेंजेस नहीं आते और फ्लक्चुएट ही करते रहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है बलरामपुर चीनी के बारे में, और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं। थैंक यू।